अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो पहला टेस्ट है आप लोगों का, ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में है। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी स्टाइकोमेट्री, जिसको हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स भी कहते हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है। ये कहता है कि विच वन इज मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट, विच वन इज मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दी है, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन ए में दिया है, और ऑप्शन बी में जो दिया है वाटर, सी में S8, डी में नन। सवाल ये है कि विच वन इज मॉलिक्यूल इज वेल एज एलिमेंट। तो याद रखें, मॉलिक्यूल के जो बुनियादी डिफिनीशन है मॉलिक्यूल का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि आज़ाद पाया जा सकता हो। लेकिन अगर आप इनमें देखें, ये आज़ाद पाया जा सकता है? नो, ये आयोनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले ये वाला तो इनसे निकाल दें। नंबर 2, आपके क्वेश्चन में दो पार्ट थे, विच वन इज मॉलिक्यूल इज वेल इज एलिमेंट। अगर आप देखें, ये मॉलिक्यूल तो है, वाटर मॉलिक्यूल है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, अलग अलग पाया जाता है, लेकिन ये एलिमेंट एक नहीं है, इसमें दो किस्म के एलिमेंट केमिकली मिले हैं। तो इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इस पे अप्लाई नहीं होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं रहा। अगर आप इसको देखें, ये S8 सल्फर अक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है, और आप कंपाउंड का भी शायद डिफिनीशन जानते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो। समझ आ रही बात? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, और वो केमिकली मिले हो, फिजिकली नहीं। तो फिर रिजल्टेंट स्पीशीज को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। और जो बन जाने वाली चीज है, दो एलिमेंट अगर डिफरेंट एलिमेंट है, केमिकली मिल गए, और ये जो बन जाने वाली चीज है ये भी न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। तो फिर ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अगर ये आयन है, नेट इस पे चार्ज है, तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और अगर ज्यादा एटम है, पॉली एटॉमिक आयन, और अगर एक एटम है, मोनो एटॉमिक आयन। तो आयन यानी अगर न्यूट्रल स्पीशीज बन जाए, चार्ज ना हो, और दो या दो से डिफरेंट एटम मिले, केमिकली मिले, तो फिर बन जाने वाला स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये कंपाउंड है। ये क्या चीज है? कंपाउंड है। अब अगर सेम एलिमेंट है, आप बता दें S8 में सारे एलिमेंट सेम हैं, सारे एलिमेंट सेम मिले हैं, तो ये डिफरेंट एटम तो नहीं मिले हैं। और दूसरी बात, ये कंपाउंड नहीं है। समझ आ रही बात? ये कंपाउंड नहीं है। अब एलिमेंट तो है, सल्फर का एलिमेंट है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल भी है, आजाद पाया जा सकता है। तो क्वेश्चन की जो दो बातें थे, दो क्राइटेरिया थे कि एलिमेंट भी हो और मॉलिक्यूल भी हो, तो दोनों बातें इसमें पूरी है। तो आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का क्या जवाब है? S8 मॉलिक्यूल है। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट को नहीं है क्लियर, वो ये है, आजाद पाए जाने से मतलब क्या है? आप जब मॉलिक्यूल की डिफिनीशन करते हैं ना, तो आप कहते हैं विच एग्जिस्ट फ्रीली। तो यहां फ्रीली पाए जाने से मकसद क्या है? तो ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं। देखिए इधर, मिसाल के तौर पर वाटर है, आप जानते हैं वाटर के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहां पे जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दूं, ये प्लस
ये नेगेटिव, इसी तरह ये प्लस, ये नेगेटिव, इसी तरह इसके नीचे नेगेटिव, इसके नीचे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसी तरह इसके अबाव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। अब मेरा मतलब समझ ले, आजाद पाए जाने का बुनियादी मकसद क्या है। तो देखिए, अगर ये दो पार्टिकल आप देखें, क्या इनके बीच में ट्रू बॉन्ड है या ट्रू बॉन्ड नहीं है? ट्रू बॉन्ड नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बॉन्ड से ये वाला इंटरेक्शन बहुत ही डिफरेंट है। समझ आ रही बात? इस इंटरेक्शन से ये इंटरेक्शन, ये ट्रू बॉन्ड है और ये ट्रू बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां थोड़ा गौर कर ले आप, चलो ये देखिए, सोडियम है, मैं अगर इसके इर्द गिर्द देखूं तो आप देखिए इधर, क्या ख्याल है, ये इनके साथ आयोनिक बॉन्ड है? क्या इनके साथ भी आयोनिक बॉन्ड है? इनके साथ भी आयोनिक बॉन्ड है, इनके साथ भी आयोनिक बॉन्ड है। तो क्या ख्याल है, इसका आयोनिक बॉन्ड सिर्फ एक क्लोराइड के साथ है या सबके साथ है? सबके साथ है। किसी में भी ये तमीज नहीं करता है कि उनके साथ बॉन्ड है बस अगले के साथ बॉन्ड ना बनाओ, सिर्फ इंटरेक्शन बनाओ। तो सिर्फ इंटरेक्शन नहीं बनाता है, बॉन्ड बनाता है। मेरी बात समझ आ रही? तो यहां मैं इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, क्या ख्याल है, मैं इसको आजाद पाया जाना कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं? क्योंकि ये इनके साथ वही इंटरेक्शन करता है जो इसने इनके साथ इंटरेक्शन किया है। लेकिन अगर मैं इसको आजाद कहूं तो यस कह सकता हूं, क्योंकि ये अगर किसी और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता भी है तो वो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, लेकिन ट्रू बॉन्ड नहीं है। अब ये बात समझ आ गई? तो आजाद रहने का मकसद ये होता है, हमेशा याद रखिए कि कोई पार्टिकल अगर किसी और के साथ इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन, वंडरवाल फोर्सेस है, लंदन फोर्सेस है, डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो ट्रू बॉन्ड नहीं है। लेकिन इसके बरक्स आजाद ना रह जाना यह है कि अगर ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, अगर ये मिले तो बॉन्ड बना लेते हैं। तो हम इसको नहीं कह सकते कि आजाद पाया जाता है। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड जिधर भी आप सुनते हैं, देखते हैं, आप कहते हैं ये आजाद नहीं पाए जा सकते हैं। उसकी वजह, बुनियादी वजह यही है। ओके, पहले क्वेश्चन में ये वाला हो गया, सी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मस्ट हैव केमिकल बॉन्ड? Which of the following species must have chemical bond? यानी कौन सी स्पीशीज में केमिकल बॉन्ड का होना जरूरी है? तो देखिए, ऑप्शन ए क्या है, मॉलिक्यूल है। बी में लिखा है एलिमेंट, सी में लिखा है कंपाउंड, और डी में लिखा है ऑल। बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है जो आप लोग, जहां से आप केमिस्ट्री की बुनियादी टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, वहां से क्वेश्चन है, फंडामेंटल कंसेप्ट से है। तो देखिए इधर बहुत आसान है। मैंने क्वेश्चन ये किया है कि किस में बॉन्ड का होना जरूरी है, किस में बॉन्ड का होना जरूरी है। अब देखिए पहले वाले में मॉलिक्यूल की जो बात है, तो आप देखिए क्या हीलियम मॉलिक्यूल है या नहीं है? आजाद पाया जा सकता है। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नोबल गैसेस जितने भी हैं, तो मैं सिंपल बात कहूं, मॉलिक्यूल तो इंडिपेंडेंट एक एटम भी हो सकता है। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें बॉन्ड का होना जरूरी नहीं है। मॉलिक्यूल के डिफिनीशन में ये नहीं है। कुछ लोग गलत डिफिनीशन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा एटम केमिकली मिले तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल। ये डिफिनीशन गलत है। जब भी कोई न्यूट्रल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेबल पार्टिकल हो, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। लेकिन कंप्लीट पार्टिकल हो, यानी सिर्फ न्यूक्लियस ना हो, सिर्फ न्यूक्लियन ना हो, कंप्लीट पार्टिकल हो। अब मुझे बताओ, क्या मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक हो सकते हैं? तो इनमें बॉन्ड हो भी सकते हैं और ना भी हो सकता है। मसलन अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसमें बॉन्ड मौजूद है। अगर हीमोग्लोबिन ले ले, उसमें
सैकड़ों मालिक बांड है, इस तरह बहुत सारे हैं, तो बांड हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, एलिमेंट देखें, तो मुझे बताओ, एलिमेंट तो एक नाम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट का नाम है, आयरन एक एलिमेंट है, तो वो उनके लिए बांड का होना या ना होना कोई मसला नहीं, उनके लिए बांड का होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जब आप कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, मैंने अभी किया भी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम मिले होंगे या नहीं, में केमिकली मिले होंगे या फिजिकली, केमिकली। तो कंपाउंड में केमिकल कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम्स का जरूरी है, तो इसके लिए बांड का होना जरूरी है या जरूरी नहीं है, जरूरी है। तो आपका आंसर कौन सा वाला हुआ, आप आंसर सी वाला हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताता हूं, आसान है। विच वन इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, किसको हम एम्पेरिकल फार्मूला से ओनली लिखते हैं, तो कौन सा लिखा है, कोवेलेंट कंपाउंड, ऑप्शन ए, मैं यहां लिखता नहीं हूं, आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सी आयोनिक कंपाउंड, और डी बोथ ए एंड सी। तो इसमें जवाब है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जवाब आयोनिक कंपाउंड का है, सी वाला ऑप्शन है। कौन सा, आयोनिक कंपाउंड जवाब है। देखिए सुन ले, आयोनिक कंपाउंड हमेशा हम किससे लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशो से लिखते हैं। सुन ले मेरी बात, आयोनिक कंपाउंड को हम हमेशा किससे लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशो। इधर देखिए, क्या ये आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन क्या इसमें अंदर मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट्स है, फार्मूला यूनिट्स। अब मैं जब इनसे स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, देखिए सोडियम तो बहुत ज्यादा है, क्लोरीन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इनसे क्या लूंगा, ये लूंगा। अब मैंने सोडियम कितना लिया है, 1, क्लोरीन कितना लिया है, 1। इसका मतलब यह है कि एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन है, सिंपलेस्ट ये है। समझ आ रही बात। तो हम आयोनिक कंपाउंड को एम्पेरिकल फार्मूला फॉर्म में लिखते हैं, उनका सिंपलेस्ट केटाइन एनाइन के बीच में जो रेशो होता है वही लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सुने, विच फार्मूला शोज होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ कंपाउंड। कहता है कंपाउंड के अंदर होल नंबर रेशो कौन बता रहा है। होल नंबर रेशो जानते हैं, यानी 1 2 2 3 2 1, यानी 1 2 3 4 5, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो। फ्रैक्शनल नंबर मीन 1.5 2.5 वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन ए बता रहा है, क्या आपको बता रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑप्शन बी क्या बता रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला। ऑप्शन सी क्या बता रहा है, बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी बता रहा है नन। तो इसमें याद रखिए सी वाला ऑप्शन ठीक है, जो कि बोथ ए एंड बी है। यानी मतलब ये हुआ, इधर देखें, चाहे एम्पेरिकल फार्मूला हो, इधर देखें, बेंजीन ले ले, बेंजीन आप जानते हैं C6H6। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर। मैं अगर इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखूं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो CH हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखे, थोड़ा देख ले, क्या इनके बीच में जो रेशो है, पहले वाले के बीच में, क्या ये 6:6 है। अगले वाले में जो रेशो है 1:1 है। क्या ये रेशो होल नंबर बता रहे या कोई फ्रैक्शनल नंबर है, होल नंबर, हमेशा होल नंबर है। यानी ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे,
ऐसा एम्पेरिकल फार्मूला आप नहीं देखेंगे जिनमें यहां लिखा हो 1, यहां लिखा हो 1.5। इस कंपाउंड में नहीं, किसी और में। समझ आ रही बात? तो आप कभी भी एम्पेरिकल फार्मूला में फ्रैक्शनल नंबर नहीं देखेंगे और ना ही मॉलिक्यूलर फार्मूले में फ्रैक्शनल नंबर देखेंगे। तो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। लेकिन फर्क यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक्चुअल नंबर होते हैं और एम्पेरिकल फार्मूले में सिंपलेस्ट नंबर होते हैं। समझ आ रही बात? मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक्चुअल नंबर होते हैं जो किसी मॉलिक्यूल में जितने जितने होते हैं, और एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट नंबर होते हैं, लेकिन होते हैं दोनों में होल नंबर। ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है। तो इसका जवाब कौन सा वाला है? बोथ ए एंड बी। यह एक हिंट्स देता हूं, शायद आप एंट्री टेस्ट वगैरह पाकिस्तान में जिधर भी देना चाहते देते हो, आपकी माइंड बड़ा डेवलप होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी जगह HEC टेस्ट हो, नम्स हो, कोई भी हो, तो आप देते हो, तो ये चीज आपको क्लियर हो कि ये तो होल नंबर है, लेकिन एक कंपाउंड है जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे आयरन है, कैटालिस्ट के तौर पर यूज हुआ है चैप्टर नंबर 14 में। आयरन यूज इज अ कैटालिस्ट इन हेबर प्रोसेस। आयरन यूज इज अ कैटालिस्ट बिटवीन सल्फर ऑक्साइड है और आयोडीन है। तो यहां क्या है, मेरा मतलब है जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो, कौन सा कंपाउंड हो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये कंपाउंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आयरन है, सपोज आयरन के साथ हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, आयरन के साथ हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, तो यहां देखिए इनके लिए रेशो, यहां देखिए इनके लिए रेशो मसलन 1:3:2.3, ये हो सकता है। अब ये वाला इसके साथ जो है फिजिकली एडजॉर्ब होता है। क्या होता है? फिजिकली एडजॉर्ब होता है। क्या होता है? फिजिकली एडजॉर्ब होता है। ये चीज सीख ले। तो जब ये इनके साथ फिजिकली एडजॉर्ब हो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में किसी मेटल के साथ या मेटल के कंपाउंड के साथ कोई और हल्का गैस, हल्के मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल फिजिकली एडजॉर्ब होते हैं। तो जब ये फिजिकली एडजॉर्ब होते हैं तो इनके बीच में रेशो ये वाला होल नंबर आ सकता है, फिर ये रेशो होल नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक और आइडिया आपको दे दूं, अगर आपने साल्ट पढ़े हैं, मसलन मैग्नीशियम, चलो कैल्शियम सल्फेट, और आप इनके साथ वाटर पढ़ते देखे हैं, कैल्शियम सल्फेट वाटर, 2 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या इनके साथ फिजिकली अटैच्ड है या केमिकली है? ये फिजिकली है। तो जब ये फिजिकली है, अगर आप इनको थोड़ा हीट दे दे, थोड़ा प्रेशर कम कर दे, बढ़ा दे, तो इनके जो क्वांटिटी है, रेशो है, ये कम ज्यादा हो सकता है। ये वेरिएबल है। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जिप्सम एप्सम नाम सुना है ना, तो आप इनको हीट करें वो चेंज हो सकता है। तो मेरी बात का खुलासा ये है सिंपल, कि जब ट्रू कंपाउंड हो उनमें हमेशा एलिमेंट के बीच में होल नंबर रेशो होगी, और जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो तो उनमें फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं। होल और ट्रू कंपाउंड का फिर 2 किस्म के फार्मूले हम लिखते हैं, मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल। इन दोनों में होल नंबर का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोल ऑफ HNO3। अगर आपके पास, इधर देखिए, स्टाइकोमेट्रिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 1 मोल है, HNO3 है, इधर देखिए, और आपसे क्या पूछता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इधर देखिए, बड़ा सिंपल। अगर सारे लोग इधर देखें, अगर ये एक मॉलिक्यूल हो, मोल नहीं मॉलिक्यूल हो,
तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देके ऑक्सीजन में नंबर कौन सा पूछता है? न्यूट्रॉन। क्या पूछता है? तो ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसमें 8 न्यूट्रॉन है, जानते हैं? एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, जानते हैं? तो 16 माइनस 8 8, तो 8 3 24 तो इसमें है। नाइट्रोजन में 7 है, नाइट्रोजन में कितने हैं? 7 है। तो 7 प्लस 24 कितने बन गए? हाँ, 8 3 24, 24 जमा 7, ये बन गए 31। क्या हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन मौजूद है या नहीं है? नहीं है। तो कितने हो गए? 31, 31। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती भी आई है, ठीक है, मैं भूल गया था, मैंने इनको करेक्ट करना था, लेकिन आपको भी चेक करते कि क्या आपने क्या क्या है। तो देखिए इधर, इधर देखिए, अच्छा नन ऑप्शन है इसमें, इसमें नन ऑप्शन मौजूद है, फिर ठीक है, क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब इधर देखिए, टोटल एक मॉलिक्यूल में आप जानते 31 है न्यूट्रॉन। इधर देखिए, कोई फॉर्मूली मरमूली ज्यादा इस्तेमाल ना करे। एंट्री टेस्ट में आप लोग कहते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है, कंसेप्ट है। जिस दरवाजे पे आप टेस्ट के लिए एंटर होते हैं उसी दरवाजे पे शॉर्टकट आपको छोड़ लेते हैं, आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज। बात याद रखें, वरना आप में से जो रिपीटर होंगे उसने बहुत सारे फॉर्मूले शॉर्टकट याद की होंगे होंगे होंगे, लेकिन जब टेस्ट में जाते हो वहां काम नहीं आते, क्योंकि आपका हेल्दी कंसेप्ट नहीं होता है। आपके माइंड खुद शॉर्टकट बनाते हैं जितना आप टॉपिक पे स्ट्रांग हो, कंसेप्ट पे स्ट्रांग हो। लेकिन अगर टॉपिक को नहीं समझते हैं, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं है और कंसेप्ट के बलबूते पे और शॉर्टकट के बलबूते पे जा रहा है, तो ये नामुमकिन है। इधर देखिए, अब एक मॉलिक्यूल में 31 न्यूट्रॉन है, क्या एक मोल में 31 मोल न्यूट्रॉन होंगे? कितने मोल होंगे? तो मैं शॉर्टकट लिख सकता हूं 31 मोल न्यूट्रॉन, 31 मोल न्यूट्रॉन। अब जवाब दे कि ये वाला मौजूद है तो ठीक है, नहीं है मौजूद तो नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें है, नन। कौन सा ऑप्शन है? नन वाला ऑप्शन ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आसान है, बड़ा आसान। अब आपको दोबारा चेक करते क्या करते, आप कैलकुलेटर की जरूरत है या नहीं है, आपको माइंड कितना काम कर रहा है। ये कहते हैं, सुन ले, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 5.6 डीम क्यूब एट एसटीपी। यह क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, हाँ क्वेश्चन कट गया है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 5.6 डीम क्यूब ऑफ कंपाउंड का होना जरूरी है, यहां कंपाउंड का होना जरूरी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप करें। लेकिन अगर मैं खुद से ले लूं, एक और कंपाउंड ले लूं, दल तो एक और कंपाउंड में लेता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। सपोज मैं कंपाउंड ले लूं और ये वाला लेता हूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड 5.6 डीम क्यूब O2, ये ले लूं। इधर देखिए, अब आपको पता है, इधर देखिए 22.4 डीम क्यूब में कितने एटम होते हैं? ये 1 मोल है, क्या है? 1 मोल है। क्या 1 मोल में 2 मोल एटम है? ये एटम है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 1 मोल में 2 मोल एटम होंगे। बस यहां से हो गया, फिर से रिवाइज करता हूं, देखिए, एक मॉलिक्यूल में 2 मोल एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम। तो 1 मोल में कितने मोल होंगे? 2 मोल। तो मैं अगर इनको आगे ले जाता हूं, कम करता हूं, तो ये भी कम करूंगा, इसको मैं 11.2 करता हूं, इसको क्या करूंगा? Na एटम। और अगर इनको मैं मजीद हाफ करूं, 5.6 इनका हाफ है, तो मुझे बताओ ये भी हाफ हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय 2 एटम्स हो जाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? ये आपको दिया है, ये आपसे डिमांड है, इसके लिए कोई फार्मूले लंबे चौड़े शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, तरीका है, कंसेप्ट है। अब इधर देखिए, अगर मैं यहां चेंज करूं कंपाउंड, कर सकते हैं?
सपोज अगर मैं कहूं कि H2SO4 हो, कौन हो? H2SO4। तो मुझे H2SO4 तो चलो गैस नहीं है, ये वाला हो। सपोज CO2 हो, ये गैस है, ये गैस है। तो मुझे ये बताओ, इसका एक मोल STP पे इतना होता है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2। तो इनके इतने में क्या Na/2 एटम हो जाएंगे? तो इनका जवाब भी यही आएगा। समझ आ रही बात? मैं अगर यहां ओजोन ले लूं, O3, क्या ले लूं? O3 ओजोन, तो 22.4 डीम क्यूब में इधर क्या लिखूं? 3Na लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 3Na। तो मैं अगर ये हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3/2Na, 3/2। और अगर मैं फिर हाफ करता हूं तो वो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। गोडा क्या हो जाएगा? 3/4Na। तो आप कर सकते हैं, फॉर्मूले मरमूले कोई जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं रेशो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें अभी ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें थोड़ा सा कटिंग हुआ है, कंप्यूटर से हमसे बुरे गया है, लिहाजा आपको मैंने तरीका समझा दिया। समझ आ रही बात? मैं अगर यहां मॉलिक्यूल चेंज करता रहता हूं तो अकॉर्डिंगली जवाब भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ विच 1 हैव मोर इलेक्ट्रॉन। बड़ा सिंपल, एक मोल किसके हो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर एक मॉलिक्यूल में किसकी ज्यादा है, किसमें, अगर एक मॉलिक्यूल किसके है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो मोल में भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ रही बात? अगर इधर देखिए, इथेन, इथीन, इथाइन, 3 दिए हैं, इथेन, इथीन, इथाइन। तो कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल, एक मोल हो तो किस कौन से वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? तो आप बता दें, अगर एक मॉलिक्यूल में ज्यादा है जिसके, तो उसके मोल में भी ज्यादा होंगे ना। समझ आ रही बात? तो आप एक मॉलिक्यूल में देखें। अब इसमें भी कॉमन सेंस है, ये आपका टाइम सेविंग क्वेश्चन है, आपको रोकने वाला क्वेश्चन नहीं है, टाइमिंग सेविंग वाला है, बोनस है। ऐसे क्वेश्चन पे आप जल्दी जाएंगे ताकि अगले के लिए टाइम मिले, और जितना आप जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक करेंगे, उतना आप मेंटली बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, आगे क्वेश्चन आपसे अच्छे होते। समझ आ रही बात? तो आप कैसे करेंगे इसको? इधर देखिए, इथेन कितने कार्बन है? 2। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 6। तो कार्बन तो सब में सेम है, इथेन, इथीन, इथाइन, 2 2 2, तो इनके इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए। हाइड्रोजन एक में 6 है, एक में 4 है, एक में 2 है। तो कौन से वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 6 वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें 6, दूसरे में 4, दूसरे में 2। तो क्या इथेन में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है? ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई कंफ्यूजन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। समझ आ रही बात? इसमें ऑप्शन ए आता है, इथेन। क्वेश्चन नंबर, जी भाई। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन की। मुझे बताओ, 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगले के पास 6, तो कार्बन ए के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 2 है, दूसरे के पास 12, तीसरे के पास 12। लेकिन ए के पास हाइड्रोजन 6 है, तो हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 मजीद है, 12 और 6 18। दूसरे के पास 4 हाइड्रोजन है, तो 12 जमा 4 16। अगले के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 12 जमा 2 14। तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात पूछते हैं। समझ आ रही बात? बड़ा सिंपल है, बड़ा कॉमन सेंस वाला है। अगला क्वेश्चन 8 कहता है, विच शोज लोवेस्ट वॉल्यूम एट STP। लोवेस्ट वॉल्यूम, इधर देख ले, बड़ा सिंपल। ऑप्शन ए क्या है? NO है। बी क्या है? CO है। सी क्या कहता है? N2 है। अच्छा इधर देखे, इसके ग्राम दिए हैं, कितने हैं? 6.0 ग्राम। इसके कितने हैं? 3.8 ग्राम। इसके कितने हैं?
5 ग्राम। इधर देखे, लंबे चौड़े कैलकुलेशन ना करें, थोड़ा जहन इस्तेमाल करें। देखिए इधर, अगर आप इसका मोलर मास निकालें तो 14 16 30, 14 प्लस 16 30, 16 प्लस 14 30। क्या ख्याल है 30 ग्राम एक मोल है? बताओ शाबा। तो क्या 60 ग्राम 2 मोल होंगे? कितने मोल होंगे? 2 मोल। क्या 2 मोल का मतलब इतने मोल है? लेकिन जब मैं इनको इधर ले जाता हूं तो ये बना लेता हूं 6.0, ये 6.0 है, तो ये कितने मोल हो जाएंगे? 0.2 मोल। तो इसके तो 0.2 मोल है। समझ आ रही बात? अब इसको देखें, इसका मास कितना है? 14 16 जमा 12 28, 16 जमा 12 28। इसका मोलर मास जानते हैं ना? तो 28 मोलर मास है। क्या ख्याल है, मैं अगर 3.8 है मेरे पास, 3.8 है, क्या मैं अगर ये 3.8 पे ले जाता हूं तो मैं इनको डबल करूंगा या डबल नहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं अगर डबल करूं तो कितना? 28 2 54, 56.2। क्या फिर इनमें 2 मोल है? मैं अगर इनको इधर ले जाऊं तो ये भी ले जाऊंगा, तो मुझे ये बताओ, ये आपके पास 5.6 है या 3.8 है? फिर बोले, कम है या ज्यादा है? कम है। ये ट्रिक समझ गए? ये ट्रिक समझ गए? मैं फिर रिपीट करता हूं, इधर देखें, ये आपके पास 3.8 है, लेकिन मोलर मास कितना है? 28 है। मैं अगर डबल कर दूं कितना होगा? 56 में 2 मोल होते हैं, ये मोल है। 56 में 2 मोल। मैं अगर पॉइंट को इधर ले जाऊं क्या हो जाएगा? 5.6। ये पॉइंट इधर ले जाऊं क्या हो जाएगा? 0.2। क्या अगर मेरे पास ये 5.6 मोल हो, ग्राम हो, तो फिर ये 0.2 मोल होगा? 0.2 मोल होगा अगर ये कितना हो? 5.6। समझ आ गई बात? लेकिन आप बता दी, क्या मेरे पास ये 5.6 मौजूद है या 3.8? तो क्या ख्याल है, इसके मोल 0.2 है या 0.2 से बहुत कम है? बहुत कम है। तो अभी देखो, मजीद कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अब इस पे जाओ। अगर ये देखे, इसका मोलर मास 28 है, कितना है? तो मैं लिख सकता हूं कि 28 ग्राम हो तो ये 1 मोल होगा, कह सकता हूं 14 2 28। लेकिन अगर मैं इनको डबल करता हूं 56 बन जाएगा, फिर ये कितना हो गया? 2। लेकिन अगर मैं इनको इधर कर दूं तो ये क्या होगा? 2, 0.2, ये होगा 5.6। आप थोड़ा गौर करें, आपके पास ये 5.6 है या 5 है? तेज बोले, कम है या ज्यादा है? थोड़ा कम है ना, थोड़ा कम है। अब आपसे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, थोड़ा देखे, विच वन है लोवेस्ट वॉल्यूम, जिसके मोल कम होंगे, वॉल्यूम कम होगा। समझ आ रही बात? क्या इसके मोल सबसे कम आ रहे थे? कम आ रहे थे, तो मैंने मजीद कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने कोई फार्मूली पुट नहीं करना है। तो मेरा जवाब कौन सा वाला है? मेरा जवाब ये वाला है। ये 0.2 से थोड़ा कम है, 0.2 से मोल से थोड़ा कम है। ये 0.2 मोल है और ये 0.2 मोल से बहुत कम है। तो आपका ये सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये मिटाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, जो मुश्किल है वो आप सीख ले, आसान आसान फिर जल्दी करेंगे, सही है? इधर देके बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 9। ये भी सीख ले, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 9 सुन ले। कहते हैं कि अगर आपके पास 20 लीटर CO2 हो, CO और 30 लीटर ऑक्सीजन हो टू फॉर्म CO2। इधर देखे, कौन कौन ये है बनाए CO2। लेकिन पहले ये बताओ, क्या ये बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस नहीं। तो मैंने जब इसको 2 लिखा है, क्या मैं इनको 2 लिखूंगा? फिर मैं यहां भी 2 लिखूंगा। अब बैलेंस है?
फिर बोले बैलेंस है, बैलेंस है। स्टोइकोमेट्री के लिए बैलेंस इक्वेशन का होना मस्ट है, फिर आपका कैलकुलेशन गलत नहीं जाएगा। अब कार्बन यहां दो दो, ऑक्सीजन दो तो दो चार, यहां भी चार। अब मैं इन पे बात कर सकता हूं, इनके अंदर सारे कंसेप्ट हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट भी है, बेसिक आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये कंसेप्ट भी है, और इनको जल्दी आप कितने रिजल्ट तक पहुंचते हैं, आपका माइंड कितना तेज है, ये बात भी इसमें है। इसमें मल्टी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, स्टेप्स है, वो उन क्वेश्चन में है जो वेरी हार्ड है। और आपको ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री के पोर्शन में तकरीबन 60 क्वेश्चन में पहले 6 होते थे, अब 10 में से 1 होता था, अब तकरीबन 5 या 6 इनमें होंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर आप 2019 का ईटा क्वेश्चन उठा ले, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन था कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्पार्क कर दे, वाटर बना दे, कितना वॉल्यूम कम हो जाता है, इस किस्म का क्वेश्चन था। तो आज ये सीखे, मेरे पास ये कितना है बताओ, कितना है, 20 लीटर है, और मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, 30 लीटर है। और अभी आप डिमांड को देखिए क्या कहता है। डिमांड कहता है व्हाट हैपन टू वॉल्यूम फाइनली। समझ ले, ये एक क्वेश्चन हजारों का है, आपने जो पेमेंट किया 1500 रुपए वो चले गए। अगर ये क्वेश्चन मैं हल कर दूं, बस ये समझा दूं, फिर मजीद जमा करेंगे। समझ आ रही बात? तो इधर देख ले, क्वेश्चन कहते हैं कि फाइनल जब ये रिएक्शन हो जाए तो वॉल्यूम में कितनी कमी आएगी। अब देखिए समझ ले, सबसे पहली बात तो ये है कि इनिशियल कितना वॉल्यूम है, 20 30 50। ये आप इतना लंबे चौड़े बातें नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हैं 50 इनिशियल है। समझ गए? अब इधर देखें, इधर देखें, अगर मैं इसके मुताबिक देखूं, क्या 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम देते हैं? इधर देखिए, लिखना बंद कर दे, अभी मुझे फॉलो करो। अगर मैं कहूं 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम देते हैं, तो मुझे बताओ 30 लीटर इनके कितने देंगे? अगर इसके मर्जी है तो 60 लीटर देंगे ना, अगर इनकी मर्जी हो, फुल फ्लेज अथॉरिटी हो। समझ आ गई बात? सिमिलरली अगर इसके मर्जी हो तो क्या इनके 2 वॉल्यूम देते हैं, 2 मोल देते हैं, तो 2 वॉल्यूम देंगे तो 20 कितने देंगे, 20 लीटर। अब आप थोड़ा गौर करें, फिक्र करें, सोचे, वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट देता है वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग। वो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट देता है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग। क्या प्रोडक्ट की मिकदार लिमिटिंग कंट्रोल करता है या एक्सेस कंट्रोल करता है, लिमिटिंग। ये भी जानते हैं, ये सारे कंसेप्ट स्टेप वाइज इसमें मौजूद है, ये सब कुछ जानते होंगे तो आप क्वेश्चन को भी पहुंच सकते हैं। समझ आ रही बात? विच रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग। अब देखिए आपके पास लिमिटिंग कौन सा है, ये है, ये कितना ये देना चाहते हैं 20, और ये कितना देना चाहते, तो मुझे बताओ बनेगा इतना या इतना बनेगा? जितना लिमिटिंग चाहता है उतना बनेगा, ये नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है, 60 नहीं बनेगा, 20 बनेगा। अब यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद जो बात है देखिए, सुन ले, अगर ये 20 बन गया, चलो बन गया, लेकिन इसके 20 बनने के साथ इनका 20 दुड़ा हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं फाइनल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। देखिए फाइनल वॉल्यूम ये कितना है, 20। कितना है, 20 लीटर प्लस। लेकिन थोड़ा मजीद सोचे, क्या जब ये 20 बनता हो ये कितना यूज हो चुका होगा? शाबा, अगर ये 10 बनते हैं, सॉरी 20, तो ये कितना यूज हो चुका होगा? तेज बोले, 10 कितना, 10, क्योंकि रेशो क्या है, 1:2 है। ये अगर 20 है तो ये 10 यूज हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्वेश्चन सीख ले, आज के पूरे डिस्कशन में 2-3 क्वेश्चन मैंने कर लिया, और ये भी अगर आप इनका तरीका समझ गए तो आपने 2-3 क्वेश्चन नहीं किए, 2-3 बड़े बड़े चैनल आपने सीख लिए, फिर जहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इधर देखे, ये 20 तो बन गया, अब इसके 20 बनने के लिए ये कितना इस्तेमाल हो जाएगा?
क्या रेशो है? 1:2 है। तो 20 के लिए ये कितना यूज होगा? 10। तो है कितना? 30। 30 से 10 निकाल दे, कितना बचेगा? तो 20 बचेगा। समझ आ रही बात? तो जब ये रिएक्शन हो जाए तो ये वाला होगा 20, ये वाला 20 बच जाएगा। तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? अब डिक्रीज कितना आ गया? तेज बोले। डिक्रीज इनिशियल कितना था? 50, आखिर में 40। 50 से 40 निकाले तो 10 लीटर कमी आ गई कि नहीं? समझ आ गई बात? इन पे बार बार कोशिश करे 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 करे, खैर आपसे टाइम ले ले, लेकिन अगर ये तरीका समझ गए तो इस किस्म के क्वेश्चन फिर समझते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लिखा है? ऑप्शन बी लिखा है। तो 9 में कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन बी ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, 10 कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 विल रिएक्ट विद। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कई प्रॉब्लम आपको चौड़े हैं, आपके बिहाफ पे चौड़े की क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इधर देखे किस किस ने रिएक्शन किया है, इस दो ने, और बनाया है एल्यूमिना, जिसको आप क्या कहते हैं? एल्यूमिना, कमर्शियल नेम है। लेकिन ये बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं है, मैं अगर यहां 2 लगाऊं तो 2 3 6, ऑक्सीजन 3, लेकिन ये 2 2 4, और ये तो ऐसा लिखूंगा ना। तो ये मैंने बैलेंस कर दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। अब बताओ, अगर मैं इनको ऐसा लिख लूं, मेरे पाकिस्तानियों देखे, अब डेटा डालते हैं, डेटा और फिर डिमांड निकालेंगे। डेटा क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 विल रिएक्ट। इसके ग्राम का पूछा, ये डिमांड है O2 के, विद 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम। अगर इसके कितने ग्राम है? बड़ा सिंपल, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इधर देख ले, इधर देख के सारे लोग, मुझे ये दिया है, ये पूछा है ना, ये दिया है, ये पूछा है, लेकिन मैं यहां से नकल करूंगा कि इक्वेशन क्या कहता है। बैलेंस, बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है आपको? देखें, एल्यूमिनियम का मास आता है 27 है, कितने मोल है? अगर ये इतना ग्राम हो, कौन? एल्यूमिनियम। 27 इसका मास नंबर है, 4 मोल है, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4। लेकिन याद रखे, इसको यहां मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट निकालना बेवकूफी की तरह ना करे। आप फाइनल डिमांड तक जाए, आप आसान करते हैं। इधर देखिए, 16, ये 3 है ना, 16 2 32, 32 3 32 3 96। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बड़ा पीक होता है, तो देखिए 32 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो 2 हटा दे, 30 हो गया ना। 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90, 30 30 30 90 आता है। आपने 2 हटाया था ना, 2 3 6, 90 6 96। बात समझ आ रही है? ये आपके माइंड में कैलकुलेशन, रिजल्ट तक जल्दी पहुंचना हो, इंटेलिजेंट हो। हम जो डॉक्टर के लिए टेस्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली हम ऐसे लोग तो नहीं लेंगे जो ऑपरेशन करके किंचे को अंदर बंद कर लेता है और उनके बाद सिलाई करे। समझ आ रही है ना बात? उनके दिमाग एट ए टाइम काम करता हो कि ये मरीज है, कमजोर है, एजड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये ऑपरेशन कर रहा हो, इनके साथ ये टच ना हो जाए, वो ना हो जाए। एट ए टाइम मल्टी प्रॉब्लम उनके सामने होते हैं। समझ आ रही बात? तो इट शुड बी इंटेलिजेंट। तो देखिए इधर, अब ये हो गया 96, यहां तक समझ आ गई बात। अब मैं इधर देखे, मैंने क्या लिखा, ये कितना है? मैं अगर इनको 27 छोड़ दो, 4 पे तकसीम कर दो, तो सिर्फ 27 रहेगा। ये भी 4 पे तकसीम करूंगा, तो ये जब 4 पे तकसीम करे, क्या ख्याल है, 4 खत्म हो जाएगा ना, 27। ये 4 पे तकसीम करे, कितना बनेगा? 4 2 8, 2 हो गया, एक इधर कर दे, 16, 4 4। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, अब मेरा
डेटा 27 नहीं है, मेरा डेटा 2.7 है। तो क्या मैं यही पॉइंट जो यहाँ है, क्या मैं अगर इनको इधर ले जाऊं तो यहाँ पे जो पॉइंट है, क्या मैं इनको भी इधर ले जाऊंगा? तो ये 2.7 हो गया, ये 2.4 हो गया। अब आपको ये दिया था और ये आपसे डिमांड था। अब क्वेश्चन को ढूंढ ले, कर सकते हैं। ऐसे कुछ दाने आपको ऐसे मिलेंगे तो उसके लिए तैयार हो। और ये आम लोग टीच नहीं करते हैं, समझाते नहीं हैं, वैसे झूठे मूठे आपको आसमानों पे उड़ा लेते हैं, बेटा बस डॉक्टर हो, ओ मेरा फला बेटा डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है, रियलिटी की बात करनी चाहिए, जो रियलिटी है। जो आपके अंदर कमजोरी है उनको छुपाना नहीं है, जितना आप उनको छुपा लेंगे उतने कमजोर हो जाएंगे। समझ आ रही बात? ओके। इसमें कौन सा, अच्छा सी वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। इसका जवाब क्या है? सी। सी में है 2.4। ये भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कहते हैं? विच वन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जानते हैं। 11 क्वेश्चन आसान है। जो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं वो क्या चीज है? थ्योरेटिकल यील्ड है। वो क्या चीज है? आप कहते हैं कि मैं अगर इतना स्टडी करूं, इतना नंबर ले लूं, एफईसी में इतने नंबर है, टेस्ट में इतने नंबर आ जाए, मैट्रिक में इतने है, ग्रज आप इनका जो है एवरेज निकाल लेते हैं, एग्रीगेट निकाल लेते हैं, केएमसी में हो गया। केएमसी में नहीं हो गया, चलो ये थोड़ा काट ले तो अयूब में तो हो गया ना। तो ये आपकी थ्योरेटिकल एक सोच होती है। इस तरह थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा होता है। समझ आ रही बात? तो ये कंडीशन मंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। आप उधर न बीमार होते हैं, न कंफ्यूज होते हैं, न टाइम मैनेज की मसला आता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। समझ आ रही बात? ये सारे गर्मी नहीं, गर्मी का फैक्टर भी नहीं, या कंफ्यूजन भी नहीं, या कुछ भी नहीं। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऐसा है जो कि कंडीशन पर डिपेंड कुछ भी नहीं करता है। इसमें बी वाला जवाब है। क्वेश्चन 12 कहता है विच वन इज नॉट नीडेड फॉर स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए किसकी जरूरत नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या इनकी जरूरत है या नहीं है? जरूरी है, मस्ट है। देखिए इधर, इधर देखिए, मसलन ये रिएक्शन है, क्या इधर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास 28 है, मोलर मास, तो 28 2 56 56, और ऑक्सीजन का 16 2 32। अगर 56 और 32 जमा कर दे तो इससे जो भी बनता है इसका मास भी उतना ही होगा। यानी रिएक्टेंट साइड पे जो मास होता है टोटल, वो प्रोडक्ट साइड पे भी वही होता है। किसी भी बैलेंस इक्वेशन में जाए यही होगा। तो क्या इस दौरान मास कांस्टेंट हुआ या चेंज हुआ? इस बोले कांस्टेंट हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया, ये जरूरी है। दूसरी बात, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यस, अगर बैलेंस नहीं है कैलकुलेशन गलत आएगा। थर्ड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स लॉ, आप लोग चैप्टर नंबर 2 में कोई सही पढ़ाते नहीं हैं। मसला ये है, वैसे आसान आसान बातें नक्शे बना लेते हैं, ऐसे से काम नहीं होगा। ट्यूशन के दौरान स्टूडेंट को स्ट्रांग करना होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे मैं इतना सिर्फ कहूं कि ये कहता है कि जो कंपाउंड जिस चीज से बनी हुई है, मसलन वाटर है, इधर देखिए, क्या वाटर में 2 मास और 16 मास है, इनके बीच में रेशो 1:8 है। क्या यही रेशो बाय मास हमेशा के लिए, हर जगह, हर फेज में, लिक्विड में, सॉलिड में, गैस में, जिधर भी वाटर हो, यही रेशो होगी? तो इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट मतलब खास, यानी किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट हो, उनके बीच में खास रेशो होता है मास के लिहाज, हर जगह। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब मैं आपके ये बता रहा हूं, अगर मैं इनको वायलेट करूं,
कहीं पे मैं अगर वाटर ऐसा लिखूं, अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं, सपोज एलिमेंट तो वही है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एलिमेंट वही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ख्याल है, मैंने इनके मास का रेशो क्या ख्याल किया या नहीं किया? अब देखिए इधर ये 2 और ये 32, ये 1:16। क्या ख्याल है, इनके बीच में रेशो 1:16 है, क्या ये वाटर है? क्या मैंने रेशो को डिस्टर्ब किया या नहीं किया? समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनके जो मास रेशो होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स होगा। आप ये नहीं कर सकते कभी वाटर का फार्मूला H2O लेके कभी H2O2 लेके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बैलेंस इक्वेशन में भी गड़बड़ करेंगे। समझ आ रही बात? जो कंपाउंड जो फार्मूला है, जो रेशो बाय मास है वो लिखेंगे। अब समझ आ गई बात? तो ये चीज जरूरी है। तो अब क्वेश्चन के डिमांड की तरफ जाए। क्वेश्चन कहते हैं विच वन इज नॉट नीडेड? सारे नीडेड है, तो नन जवाब है। इसमें 12 में क्या है? 12 में डी जवाब है, नन। 13 कहते हैं बड़ा सैंपल है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास एंड 10 ग्राम CO। यहां एक बात बता दो, इंटेलिजेंट की बात बता दो, सुन ले, इधर देख ले। 10 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन परसेंटेज ज्यादा है कि 100 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन परसेंटेज ज्यादा है? 10 ग्राम वाटर में ऑक्सीजन परसेंटेज ज्यादा है या 100 ग्राम में? तेज बोले। सेम है। ये पहला तो ये ट्रिक है। अगर वाटर 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, जितना ग्राम हो, 1 ग्राम हो, 1 मन हो, 1 टन हो, नो प्रॉब्लम। परसेंटेज मीन 100 में से कितना है। समझ आ रही बात? परसेंटेज डिपेंड करते हैं उनके कंपोजिशन पे कि कितना किस रेशो में है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने मन में लिया है टन में लिया है। समझ आ गई बात? पहले बात तो ये है, इसमें ये ट्रिक मौजूद, यानी 10 ग्राम जो बात है वो फजूल है। समझ आ रही बात? इन पे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास CO2 है, कौन है? अब CO2 में CO2 है कि CO है? CO है। इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है ना, तो देखिए मैं कह सकता हूं कि 16 है आउट ऑफ 28। ऑक्सीजन कितना है? 16। टोटल कितना है? 28। अगर 28 में 16 है तो परसेंटेज मीन 100 में से कितना होगा? कर सकते हैं? पहला जो ट्रैक था वो मैंने हल कर दिया, वो बैरियर क्रॉस किया। अब अगले की तरफ आ गया। अगला ये है कि अगर 16 28 में से है तो 100 में से कितना होगा? अब देखिए इधर, मैं अगर इसको डिवाइड करूं 2 पे, कितना बनेगा? 8। कितना बनेगा? 14। 2 पे डिवाइड करूं 4 7। समझ गए? अब ये कितना बनेगा? 400। 400 तकसीम 7, तो मेरे ख्याल में कर सकते हैं 400 तकसीम 7, 7 5 35 कर सकते हैं। बस आपको इशारा यहां मिल गया। अब आप ढूंढ लेके 5 7 5 6 कौन कौन है, कौन सा है? हाँ देखो इधर मेरी बात सुने गौर से। अगर आप पहला ऑप्शन देखिए 60, यानी पहला 6 आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है? 5, तो वो आपका नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में भी 6 आ रहा है, वो भी नहीं है। तीसरे में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ये इन पे गौर करना चाहिए। समझ गए? अगला 6 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तो आपका जवाब सी है। आपका जवाब कौन सा है? सी वाला आपका जवाब है। समझ आ गई बात? वही गई है ना? ये बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। वो वही कलेक्शन है कि वो कोई यूनिक है, ऐसा नहीं है कि बस टोटल पूरा कर दे। समझ आ रही बात? मैंने पहले बात की कि मॉडरेट हार्ड और वेरी हार्ड रीजन पे मैं बात कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। इजी वेरी इजी तो आप कर सकते हैं। 100 नंबर तो आप तकरीबन 120 100 110 130 ये तो सारे लोग तकरीबन ले सकते, लेकिन कंपटीशन तो आगे है। समझ आ रही बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 14, गैस इज नहीं, ये गैस नहीं है, यहां करेक्शन करें, एटम इज डिविजिबल। यहां थोड़ी सी गलती हुई है,
एटम इज डिविजिबल। यहां एटम की बात है। अच्छा इधर देखे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है लेकिन अच्छा है और आपके कोर्स में है। देखिए इधर, इधर देखिए, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो है, जानते हैं क्या उससे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी, प्रोटॉन के डिस्कवरी हुई है? तो क्या वो हाइड्रोजन एटम जो लिया था उनसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर करना, तो क्या मतलब है, हाइड्रोजन का एटम डिविजिबल है कि नहीं है? तो उसने रिजेक्ट किया डाल्टन के पास्टोलेट को कि एटम इज इंडिविजिबल। दूसरा ऑप्शन, रेडियो एक्टिविटी, क्या उससे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ था? यस। तो क्या मतलब है, एटम डिविजिबल है क्या नहीं है? डिविजिबल है। जेम्स चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, याद है ना? अगला, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सुन ले। अब आप शायद ये नहीं समझते कि ये कैसे बात कर रहे हैं। अगर एक एटम गोल मटोल बाल होता, ऐसा एक एटम होता, इसके अंदर पार्टिकल ना होता, तो फिर मुझे बताओ ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? हाँ, उनको स्कैटर्ड कर सकते। इन पे लाइट लगे दूसरी तरफ जाएंगे, अगली तरफ जाएंगे, रिवर्स आएंगे, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर एटम के अंदर ऐसा हो, ये देखिए यहां इलेक्ट्रॉन हो, अब अगर आप लाइट दे दे, मुझे बताओ इनके पास ये एनर्जी है ना, ये क्या चीज है? क्या इनके पास ऑप्शन है कि लो से हाई में जाए? वो एनर्जी उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। फर्स्ट एब्जॉर्ब किया, अब हजम नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंटली परमानेंटली हजम नहीं कर सकते, वो दोबारा छोड़ेंगे। हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो इसने लेकिन टेम्पररी उस वक्त ले लिए एनर्जी। अब ये जब दोबारा वापस आएंगे, क्या एनर्जी दोबारा एमिट करेंगे? लेकिन इस एनर्जी का एब्जॉर्ब करना एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाम सुना है? तुम लोग तो सुन चुके हैं ना, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब ये वापस आ रहे तो इमिशन हो रहा है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आपने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, लेमन सीरीज, बाल्मर, पास चेन, ब्रैकेट वगैरह पढ़े हैं ना, क्या वो खुद होते हैं या इलेक्ट्रॉन इनमें नीचे आ रहे तो हो जाते हैं? तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एटम एक बॉल नहीं है, एटम के अंदर कुछ और बॉल है, वो जो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो क्या एटम डिविजिबल है कि डिविजिबल नहीं है? इससे प्रूव होता है कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल है। अगर ये डिविजिबल ना होता, ऐसा एक गोल बॉल होता, तो ये लाइट चला जाता और रिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन उनके अंदर ये सिस्टम मौजूद है। तो एटम के अंदर पार्टिकल है या नहीं है? स्पेक्ट्रम बता रहे कि है। अब बताओ, ऑल ऑफ देम जवाब ठीक है? तो क्वेश्चन 14 जो है ये डी वाला ठीक है। समझ आ रही बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आसान आसान क्वेश्चन किधर नहीं आ रहे कि जल्दी जाए? हाँ, बोर तो नहीं है? हाँ हाँ, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, इधर देखें। 15 कह रहे अप बाउ प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू। बड़ा सिंपल है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन। याद रखें, अप बाउ प्रिंसिपल उस सारे सिस्टम को एप्लीकेबल है जहां न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हो, बस उस सबको एप्लीकेबल है जब वहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन हो, न्यूक्लियस हो, तो वो इलेक्ट्रॉन आप पहले शेल में रखेंगे या ऊपर रखेंगे? पहले शेल। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू अप बाउ प्रिंसिपल। तो अब इसमें देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन, यस इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हीलियम में मौजूद है, बेरिलियम में, ऑक्सीजन में मौजूद है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट एप्लीकेबल। ये तो सबको एप्लीकेबल है, तो इसमें जवाब क्या है? डी ऑप्शन। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक बात बता दूं, सुन ले। अगर इलेक्ट्रॉन ना हो, हाइड्रोजन प्लस, क्या उनको अब बाउ प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? इसको एप्लीकेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहां रखेंगे? इसको नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिकल एटम से क्या मतलब है? आइडेंटिकल, एक जैसे एटम। याद रखें, सुन ले। एटम का आइडेंटिटी, इधर देखे सारे लोग, एटम का आइडेंटिटी यानी एक जैसे एटम, उनके लिए डीएनए बुनियादी चीज, आइडेंटिटी वाली चीज प्रोटॉन है। कौन है? न्यूक्लियर
न्यूक्लियॉन्स भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, उनके लिए बुनियादी चीज क्या है? प्रोटॉन है। और जितने प्रोटॉन होते हैं फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के लिए। तो आइडेंटिकल एटम से मतलब होगा कि जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम हो, बस वो आइडेंटिकल एटम है। मसलन आइसोटोप्स है, इधर देख ले आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप्स को हम कहते हैं कि आइडेंटिकल एटम है हाइड्रोजन के? यस, इनमें प्रोटॉन सेम है। तो अगर ये आइडेंटिकल ना होते, अलग अलग एटम होते, हम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह दे देते। बात समझ आ रही ना? तो आइडेंटिकल एटम मीन प्रोटॉन सेम हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है? इसमें ऑप्शन बी, इसमें बी आ रहा है। क्वेश्चन 17 इसमें आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज? ऑल ऑफ देम। कौन है? ऑल ऑफ देम। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, सारे हैं। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास वगैरह इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, इन सब के मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मैं शॉर्ट बात कहता हूं, आसान है, डी है। 18 व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइल ग्रुप? इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप जानते हैं? इस ग्रुप का एम्पिरिकल फार्मूला, तो मुझे ये बताओ सिंपलेस्ट फार्मूला। CN, क्या पूछा? इथाइल पूछा है ना? हाँ, ये C2H5। अब इधर देखें, क्या ख्याल है आपको फ्रिक्शन नंबर के अलाउड है या अलाउड नहीं है? मैंने अभी इस क्वेश्चन में बात की, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले में फ्रिक्शन नंबर नहीं ले सकते। तो क्या 2 को मैं हाफ कर दो 1, लेकिन 5 को हाफ करो 2.5, 2.5 नहीं ले सकते हैं। तो कौन सा वाला ठीक है? सी वाला ठीक है, यही एम्पेरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट, नंबर 1 इज CO2 is the empirical formula of CH2। इधर देखे इथीन को देखे, और दूसरा क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन जो है 1 2 3 4 5 6, ये है ना 3H6, ठीक है। और अगला क्या है? 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। क्या ख्याल है? इधर देखिए, क्या 1 2 आता है? 1 2 आता है? 1 2 आता है? समझ आ गई बात? रेशो अगर सिंपलेस्ट निकाले तो 1:2, 1:2। कौन सा जवाब ठीक है? डी ऑप्शन ठीक है। तो इसमें जवाब डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कैथोड रेज रोटेट स्मॉल पेडल व्हील, इट मींस, ये पार्टिकुलेट है, पार्टिकल है, हिट करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कहता है, ग्रेटर रिवर्सिबिलिटी मींस, अगर रिवर्सिबिलिटी ज्यादा हो, इधर देखें, ये जितना ये रिवर्स आता हो, क्या आपके पास प्रोडक्ट ईल्ड, एक्चुअल ईल्ड ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? कम बनेगा। इतना रिएक्शन वापस आता हो तो आपके पास एक्चुअल ईल्ड क्या होगा? कम होगा। तो अब देखिए, थोड़ा गौर करें, मोर एक्चुअल ईल्ड गलत है, ग्रेटर परसेंटेज गलत है। जब एक्चुअल ईल्ड कम होगा तो परसेंटेज ईल्ड भी कम होगा। ग्रेटर 2 मरतबा, ये हाँ एक्चुअल ईल्ड 2 मरतबा आया है, लेकिन आपका जवाब है नन, बी। कौन सा जवाब है? बी। इसमें डी ऑप्शन ठीक है। थ्योरेटिकल ईल्ड तो डिपेंड करता है नहीं है, वो तो बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कर सकते हैं? इधर देखो, नाइट्राइट, नाइट्रेट ये है, नाइट्राइट ये है, और नाइट्राइड ये है।
आपको पहले ये पता हो, शायद ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता ना हो। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, ये आयन के नेम है और बार बार आपके सामने गुजरे हैं। अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप बताओ नाइट्रोजन का परसेंटेज किस में ज्यादा है? ये 100% नाइट्रोजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा है कि नहीं है? तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा है? सी वाला जवाब 23। मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक, बी जवाब है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 4 पॉजिटिव आयन जोड़ेदल, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है या एक्सो? गुड। क्या होता है? अगर ये एटम है, इनके पास इलेक्ट्रॉन हो तो अब निकालेंगे तो थोड़ा एनर्जी देंगे ना, तो ये एंडोथर्मिक है। तो कौन सा जवाब है? ए वाला जवाब है। 25 Which rule of electronic configuration gives stability to an atom? All of them, all of them, all of them. मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूं, ये अलग 10 मिनट है, लेकिन हुंड रूल, अबाव प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन, सबकी अप्रोच ये है कि स्टेबिलिटी दे दे, लेकिन डिफरेंट अंदाज से, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वॉल्यूम ऑफ, अगर 2.5 मोल NH3 है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? कर सकते हैं? बड़ा आसान, आसान है ना। 1 मोल का कितना होता है? 22.4। तो अगर इनको डबल करते, ये डबल कर दे, फिर मजीद हाफ ज्यादा कर सकते हैं। 3 से आता है 56, ये जवाब ठीक है, यानी ये जवाब कहां पे है? डी में है। क्वेश्चन नंबर 27, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सी वाला ट्रेटियम जो है वो रेडियो एक्टिव। ट्रेटियम क्या है? एक तरीका मैं समझा तो जनरली सीख ले। जहां न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं प्रोटॉन के ऊपर, रेशो बढ़ती जा रही है, उतने उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। मैंने क्या कहा? जहां प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन के रेशो बढ़ती जा रही है, तो फिर वो एटम, वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है, वो रेडियोएक्टिव बनते जा रहे हैं। 28, ये देखिए 28 पे मोल है, 0.3 है, मोल है, किसके हैं? सोडियम कार्बोनेट के। और आपसे क्या पूछता है? मास आप, अच्छा टोटल मास पूछता है। कर सकते हैं? कर सकते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसका टोटल मास 106 है मेरे ख्याल में। कितना है? इधर देखें, 16 3 48 जमा 12 60, 60 जमा 44 106, 106 टोटल है। और अगर ये 1 मोल हो, अगर कितना हो? 1 मोल हो, 106 ग्राम होंगे, मोलर मास होगा। लेकिन जब मैं इनको 0.3 बता रहा हूं, 0.3, तो 1 को कितने पे डिवाइड करते हैं तो 0.3 आता है? 3 पे डिवाइड करें, 1 को 3 पे डिवाइड करें, कितना आ रहा है? 0.3, 0.33 आ रहा है। तो इनको अगर 3 पे डिवाइड करें 106 को, तो तकरीबन वही जवाब आएगा। तो आपके पास 31। कॉमन सेंस, समझ आ गई बात? 31, ये 31 कौन सा ऑप्शन है? ये जवाब है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच आइसोटोप है ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? तो इसमें, ये तो आसान है ना, इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है। द वॉल्यूम 0.8 ग्राम एट STP इज हायर फॉर ऑल सेम, मोलर मास सेम है, तो इसमें डी, इसमें डी आ रहा है, क्योंकि मोलर मास सेम है और सेम मास ले ले तो वॉल्यूम भी सेम होंगे, मोल भी सेम होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ शाबा। एल्यूमिनियम +3 है,
और कितने ग्राम है? 5.4 ग्राम है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये क्वेश्चन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 5.4 ग्राम। कर सकते हैं? इधर देखिए, मैं बता दूं, अगर एल्यूमिनियम का 27 मास है, 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 54 ग्राम हो। मैंने 2 मोल ले लिए, कितने मोल? 2 मोल। अब एक एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। एक में कितने हैं? 13। एक मोल में कितने होंगे? 13 मोल। लेकिन ये एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम +3 है, तो 3 निकाल दिए हैं। तो एक एटम में कितने? 10। एक मोल में कितने? 10 मोल। 10 मोल। लेकिन अगर 2 है तो बताओ शाबा, इधर देखिए, इसके 1 मोल हो तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 मोल। कितने मोल? लेकिन अगर 2 है तो 20 मोल। क्या मैं 20 मोल को 20 Na लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन? बस अब आसान हो गया। देखो, एक में कितने हैं? 10 है। तो अगर मैं 2 ले लूं तो कितना हो जाता है? 20 आता है। अब आपको डेटा क्या दिया है? हाँ, 5.4 है। अच्छा, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, अभी सोच ले कौन सा क्वेश्चन है। 31 में एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। आपको दिया है कि अगर 5.4 ग्राम है, ये इधर कर दो। कर सकते हैं? तो ये किधर हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो 5.4 2Na हो सकता है ना? तो जवाब ये मौजूद है या नहीं है? सी वाला थोड़ा गलत है यार, यहां थोड़ी गलती आई है। 2.5 नहीं आ रहा है, सही है, 2 आ रहा है। 2Na। इनको थोड़ा करेक्ट कर दे। अच्छा, मैं दो अगला, अच्छा, ठीक ठीक, मैं उसके साथ नीचे क्वेश्चन देख के उनके साथ भी 2.5 है, तो मैं उसको देख रहा था। समझ आ रही बात? तो इनका जवाब क्या है? सी वाला है। 32 क्या कहता है? कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कर सकते हैं? ये आप पे छोड़ता हूं मैं। इसका जवाब है सी, 33। When 1 mole of pentane is completely combusted, total mole of CO2 and H2O produced are। ये थोड़ा बैलेंस करना होगा पहले। कर सकते हैं? अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन आज बता देता हूं, उसके बाद ये डिस्कशन फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेंथी बनते जा रहे हैं। आपने नेक्स्ट टेस्ट को आना है ना, जरूर आ जाए। तो मैं फिर इनके साथ वो भी डिस्कस करूंगा, ये भी थोड़े थोड़े मजीद डिस्कस करेंगे, फिर ज्यादा लंबा हो जाता है। मैं तो समझ रहा था मैं जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन क्वेश्चन इतने हेल्दी है तो इनको टाइम देना पड़ता है। समझ आ रही बात? तो मैं इनको डिस्कस करूंगा। खैर है, अगर आपका टेस्ट बीच में कहीं पे मैं बुला दूं, कुछ क्वेश्चन रह जाता है, मैं डिस्कस करूंगा जरूर। समझ आ रही बात? ओके, क्वेश्चन 33 में क्या कहते हैं? 1 मोल ऑफ पेंटेन इज कंप्लीटली कंबस्टेड। पेंटेन की बात है। C5H12O2। इधर देखिए, थोड़ा समझ ले, एक ट्रिक बता रहा हूं यहां दोबारा। मैं अगर जल्दी जल्दी करूं कि ये जवाब है, ये जवाब है, तो ये फायदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कंप्लीटली कंबशन की बात हो, किसकी बात हो, ये याद रखिए, दिस इज द वे टू 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 लर्न मैनी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। जब भी कंप्लीट कंबशन की बात हो तो याद रखे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो किस में जाएगा? वाटर में। प्लस एनर्जी उनके साथ हमारा जनरली काम नहीं होता। अब बैलेंस करना जरूरी है ना, स्टोइकियोमेट्री है तो बैलेंस करना तो जरूरी है। प्रोडक्ट मालूम हो गए, कौन बनेंगे? CO2 और वाटर। प्रोडक्ट ये है, बैलेंस करना। देखिए, क्या ये 5 है? ये 5। क्या ये 12 है? तो यहां 6।
यहां ऑक्सीजन को नहीं छेड़ेंगे, यहां आप प्लस माइनस लिखना कुछ पहले से, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो देखें, अब ये 5 ये 12 हो गए, ऑक्सीजन को काउंट करें, इधर कितने हैं 6, इधर कितने हैं 10, 10 और 6 16। अब यहां आ जाओ, लेकिन इधर देखिए एक ट्रिक और, यहां आना है, अब उधर से आना है, उधर ऑक्सीजन काउंट करेंगे तब आएंगे। पहले से अगर आप इधर मिटाते लिखते तो गलत होंगे, साम लेंगे गलती भी करेंगे। तो पहले आप उधर देख ले, उसके मुताबिक आ जाओ। और एक चीज और बताता हूं, मेजॉरिटी स्टूडेंट गलती कर रहे। 2019 2020 का जो हेल्थ अलाइड साइंस टेस्ट था ईटा का, ये नर्सिंग रेडियोलॉजी इन चीज़ों का जो टेस्ट था, उसमें क्वेश्चन मौजूद था, डाला गया था इस किस्म का। वो ये था कि अगर हम यहाँ कोई इथेनॉल ले लें, क्या ले लें इथेनॉल, क्या इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, है कि नहीं है? अल्कोहल ले ले, अल्डिहाइड ले ले, है कि नहीं है? तो लोग क्या करते हैं, इसको तो बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन उनके साथ, लेकिन ये भूल जाते, ये गलती करते। तो आप यहां तो ऑक्सीजन हमारा नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे हो तो आपने यहां उतने ऑक्सीजन लिखने हैं कि उनको काउंट करके टोटल को उसके बराबर कर देना है। यहां से मैं क्वेश्चन करूं, क्या आपको बताओ, इथेन के कंबशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए या इथेनॉल के कंबशन के लिए ज्यादा चाहिए? किसके लिए? फिर बोले एथेन, क्योंकि एथेन के पास ऑक्सीजन नहीं है। इथेनॉल के पास जितने कार्बन है उधर कार्बन वही है, जितने हाइड्रोजन है एथेन में भी है, इनके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है। आप कैलकुलेट करें, आपको जवाब यही आएगा। अब मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखूं 8 लिखूं? अब आसान है, डेटा देखे क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 मोल ऑफ पेंटेन इज कंप्लीटली कंबस्टेड, टोटल मोल्स। आप अच्छा, आपसे जवाब क्या पूछते हैं? इसके मोल पूछते हैं ना, इसके मोल पूछते हैं, यहां नहीं पूछते, इसके पूछते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन के फैक्ट्री है, हम इसको पूछ सकते हैं, ग्राम में पूछ सकते हैं, मास में वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। लेकिन आपसे क्या पूछता है कि इसके टोटल मोल कितने बनते हैं? बताओ कितने हैं? 11 है। क्या 11 मोल मौजूद है? चेक करें तो इसमें है मोल्स ऑफ CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड आर 11, सी वाला ऑप्शन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहते हैं कि when which compound are represented by empirical formula। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है कोवेलेंट कंपाउंड, नंबर 2 मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी आयोनिक कंपाउंड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आयोनिक कंपाउंड जो है इसका ऑप्शन सी है, आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35 कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in SO3 if it contain 4.8 ग्राम ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर आपके पास 4.8 ग्राम ऑक्सीजन है, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इन दो के बीच में रेशो है। तो देखिए इस कंपाउंड में SO3 है, SO3 में 16 3 48, जब 48 ग्राम हो ऑक्सीजन तो 3 Na एटम्स होते हैं। SO3 में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? एक मॉलिक्यूल में है 3 एटम। तो जब ये एक मॉलिक्यूल में 3 है तो उसमें मास कितना है? 48 ग्राम। तो 3 Na एटम है। तो क्वेश्चन में दिया है अगर 4.8 है तो 4.8 को देके मैं पॉइंट को इधर ले जाऊं तो 4.8 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखे
3 6 6.023 10 पावर 23। तो यहां अगर मैं 3 6 18 देखिए 18 into 10 पावर 23, तो मैं जब पॉइंट इधर ले जाऊं, क्योंकि मैंने इधर लेकर गया है, यहां से इधर लेकर गया हूं, तो ये भी यहां है तो यहां से इधर लेकर जाऊंगा, तो 1.8 into 10 पावर 23 एटम्स है। ये जवाब है। अब ढूंढते हैं, यही जवाब इसी अंदाज में है, ये भी ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई Na, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 0.3, यानी इधर जो पॉइंट है इसको इधर लेकर गया, ये भी इधर लेकर गया, तो 0.3 Na ये जवाब है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इन दोनों का मकसद एक है लेकिन अंदाज अलग अलग है। ठीक है, तो आपके पास इसके लिए जवाब है सी वाला जवाब ठीक है, ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर कंटेन न्यूट्रॉन, 1 ग्राम एटम, बड़ा आसान है, 1 ग्राम एटम, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सल्फर। बड़ा आसान है, सल्फर में न्यूट्रॉन कितने हैं? अगर ये 1 मोल है तो एक एटम में 16 न्यूट्रॉन है, तो एक मोल में 16 Na न्यूट्रॉन होंगे। एक एटम में 16 न्यूट्रॉन है तो एक मोल में 16 Na होंगे। तो जो आपके पास जवाब ये है, और ये कौन सा ऑप्शन है? और ये ऑप्शन आपके पास इस टेस्ट के मुताबिक ये आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट आरटीपी। ये आरटीपी पे पूछता है, आरटीपी, आरटीपी मीन रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो आपको पता है एसटीपी पे 22.4 डीम क्यूब होता है, ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में फर्क है। प्रेशर दोनों का सेम है, प्रेशर सेम, लेकिन टेम्परेचर ये वाला ज्यादा है 25 है, ये वाला 0 है, तो इस पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा। तो कितना होता है? वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये वाला सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो आपको पता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ रहा है, ठीक है, 1000 ज्यादा किया। तो अब अगर ये वाला हो तो ये 24,000 सेंटीमीटर क्यूब में है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो देखिए ये है 2400, ये ठीक है। देखिए ये जवाब ठीक है। तो ये जवाब कौन सा है आपके पेपर में? यहां एक 0 मिस है, आप साथ लगा ले, तो 37 में है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा आसान, 38 क्या कहता है? कहता है कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए अगर 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो तो उसका मास कितना होता है? 18 ग्राम। एक मोल का यानी इतने मॉलिक्यूल का 18 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? ये भी Na पे डिवाइड करो, वो भी डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मॉलिक्यूल्स का मास 18 डिवाइडेड बाय 6.023 10 पावर 23 ग्राम। अब 23 को ऊपर ले जाओ, तो 1 मॉलिक्यूल का मास 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 0.023, इग्नोर करें, तो 10 पावर -23 ग्राम। तो जब 18 को, ये 18 है,
18 को जब 3 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, तो 1.0 इनको 6 पॉइंट समथिंग 10 पावर -23 ग्राम, ये आपके पास इनका मास आता है। अगर आप देख ले मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, कौन सा जवाब आपके पास ठीक आ रहा है? ये जवाब आपके पास आ रहा है, बी वाला जवाब आ रहा है। तो 28 में आपके पास जवाब आ रहा है बी वाला। ओके, 28 नहीं 38 में, 38 में भी आता है। ओके, नेक्स्ट, मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का मास पूछता है। देखिए 39, मास ऑफ O2 इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया है, O2 का मास पूछता है, वॉल्यूम कितना दिया है? 22.4 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, और आपसे पूछता है ग्राम में मास। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो आपको पता है 22.4 डीम क्यूब वो होता है 32 ग्राम, लेकिन अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखता हूं तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 ग्राम। ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ऊपर वाला डीम क्यूब में है। अब आपको दिया इतना है और दिया इतना है, पूछा ये है, तो अगर ये इसके मुताबिक बनाते हैं तो यहां पॉइंट है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 22.400 22.400 सेंटीमीटर क्यूब रेशो। ये भी ऐसा ले जाओ तो 1 2 कितना डिजिट लेकर गया 3, 0.032 ग्राम। इधर देखिए 1 2 3, तो आपके पास जवाब ये है। अब ये कौन सा जवाब है इसका, देख ले, इसमें जवाब सी आता है, सी जवाब है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। 40 कहता है वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर गैस डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, सपोज ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, कहता है वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर गैस डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब, प्रेशर इन द ट्यूब, कंपोजिशन ऑफ द ग्लास, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब इधर देखिए अगर यहां से यहां आ रहे हैं, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि कितना ये लेंथी है। अगर लेंथ ज्यादा है तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को ले जाना ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां जो गैस के मॉलिक्यूल है अगर वो ज्यादा है तो इसके लिए रेजिस्टेंट इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना, कैथोड का यहां से यहां जाना, कैथोड रेस का मुश्किल होगा। तो यहां जो प्रेशर है गैस के ट्यूब के अंदर उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम कर दे तो इजीली जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे, प्रेशर इन द ट्यूब यस, लेंथ ऑफ द ट्यूब यस, बोथ बी, ए एंड बी। तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 41 जो है वो कहते हैं when cathode rays strike the wall of the tube they produce, अच्छा जब वाल के साथ कोलिजन करते हैं, ये वाल है और ये कैथोड रेज है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर ये कैथोड रेज जा रहे हैं इस वाल के साथ कोलिजन कर रहे हैं, इसके साथ वाल के साथ साइड पे जा सकते हैं, यहां क्या पैदा होता है, फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, और ये फ्लोरेसेंस का जो कलर है वो डिपेंड करता है कंपोजिशन पे, और ग्लास का आम जो ग्लास इस्तेमाल करते हैं वो देता है ग्रीन फ्लोरेसेंस। तो आपके पास जवाब है सी वाला, ग्रीन फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन नंबर 42 कहते हैं कि कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक विद, जब ये कोलिजन करते हैं विद किसी चीज के साथ कि वो फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, तो वो उन चीज के साथ फ्लोरेसेंस पैदा कर सकते हैं
जिनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और वापस जब आते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं फोटॉन विजिबल रीजन में, तो हमें फ्लोरेसेंस नजर आता है। तो वो कोई भी हो सकता है। रेयर अर्थ मेटल, यस, रेयर अर्थ मेटल मीन एफ ब्लैक एलिमेंट। ग्लास ऑफ द ट्यूब, यस। और मिनरल, यस, यूरेनियम के साथ हो कोई और मिनरल है, तो ऑल ऑफ दीज जवाब ठीक है, इसमें डी वाला ठीक है। क्वेश्चन 43, Pauli exclusion principle is not applicable. Pauli exclusion principle is not applicable. तो याद रखें, Pauli exclusion principle उस सब स्पीशीज को एप्लीकेबल है जहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, एप्लीकेबल है। हीलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एप्लीकेबल है। लिथियम प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एप्लीकेबल है। और सॉरी, मैं पॉली की बात कर रहा हूं। अब बाउ के मैंने सोचा पॉली एप्लीकेबल है उस स्पीशीज को, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उस स्पीशीज को एप्लीकेबल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम मौजूद हो। तो अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फिर हाइड्रोजन एटम में नहीं है और हीलियम प्लस में नहीं है, लिथियम प्लस 2 में नहीं है, तो इनमें से किसी को भी एप्लीकेबल पॉली नहीं है। पॉली के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का एक एटम में होना जरूरी है। तो आपका जवाब कौन सा है? जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 44, ये कहता है कि 44 कहता है कि कौन सा ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के सिमिलर है शेप में। तो अगर आप देखते हैं तो ये है ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है, जो इसके सम का हो उसको हम कहते हैं डी जेड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डी जेड स्क्वायर। और वो ऑप्शन आपका कौन सा लिखा है? डी वाला ऑप्शन ठीक है। ये देखो, ये पी ऑर्बिटल के साथ तकरीबन हम शक्ल है। वैसे अगर बाकाया डी ऑर्बिटल आप देखें तो वो डबल डम्बल है, लेकिन ये थोड़ा सा रिजेम्बलेंस रखते हैं किसके साथ? पी के साथ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विच क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ के। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ के, तो पहली बात तो ये है के पोटाशियम, आपको ये पता हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। पोटाशियम जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s1 है। अब अगर ये 4s1 है तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होना चाहिए, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 होना चाहिए। तो मैं देखता हूं, पहला ऑप्शन N3 लिखा है, गलत लिखा है। L इज इक्वल टू 0 ठीक है, मैग्नेटिक 0 ठीक है, और पहला ऑप्शन गलत है। ए वाला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 ये गलत है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या कहते हैं? 1s ऑर्बिटल इज स्मॉलर फॉर या स्मॉलेस्ट फॉर। पहला 1s ऑर्बिटल किसका स्मॉलर है? तो देखिए मेरे पाकिस्तानियों, कौन से ऑप्शन दिए है? हाइड्रोजन दिए हैं और लिथियम दिया है और सोडियम दिया है, ये 3 दिए हैं। आप थोड़ा गौर करें, इनका 1s ऑर्बिटल जो होगा, इनका 1s ऑर्बिटल जो होगा, इनका 1s ऑर्बिटल जो होगा, मैं आपसे पूछता हूं इसके प्रोटॉन नंबर कम है, इसके प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, इसके और ज्यादा है। तो जितने यहां प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो वो इस ऑर्बिटल को ज्यादा खींचेंगे, तो स्मॉल कर देंगे। तो याद रखें, जितना आप ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो अंदर वाली शेल जो है वो ज्यादा श्रिंक की होते हैं। एटम का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसमें शेल नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन अंदर जो ऑर्बिटल है 1s है या मतलब 2s है, इसमें तो 2s है नहीं, लेकिन अगर 1s की हम बात करें, हाइड्रोजन में तो 2s नहीं है, तो अगर हम 1s की बात करें तो सोडियम में सबसे एमंग देम स्मॉलर है, वो प्रोटॉन ज्यादा है न्यूक्लियस में, तो वो ज्यादा खींचते हैं, तो वो श्रिंक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी वाला ऑप्शन है, सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 47, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, क्रूक्स नो, हेटार्फ नो। हेटार्फ ने कहा था कि ये ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। क्रूक्स ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब पे बहुत ज्यादा काम किया था। G.J. स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को नाम दिया था, और J.J. थॉमसन था जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है, J.J. थॉमसन। कौन सा है? J.J. थॉमसन। ओके, अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन कहता है कि 48, अब देखिए 48 कहता है विच क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल। बड़ा सिंपल, ये कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये कौन है? विच क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक। तो इसमें कौन सा जवाब ठीक है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, when electron come from infinity to first shell of hydrogen, ठीक है, the wavelength of photon emitted is, ये देखिए आपके पास 49, तो आप जानते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब देखिए रिडबर्ग, अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आता है, कौन से शेल को आता है? पहले को, तो 1/1² पहले शेल को आता है, माइनस इन्फिनिटी को आता है। अब जब इन्फिनिटी पे किसी चीज को डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटी पे डिवाइड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। तो रिडबर्ग 1/1² और ये जीरो, और 1 का स्क्वायर लेना 1, तो लिहाजा इससे जवाब आता है रिडबर्ग। जो रिडबर्ग की वैल्यू है वही इसके वेव नंबर है, वही उसके वेव नंबर है। तो इसमें वेव नंबर, when electron come from infinity to first shell of hydrogen, the wavelength of photon emitted, wavelength पूछता है। अब आपको पता है, इधर देखें, वेवलेंथ किस चीज के बराबर है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/वेव नंबर। आपके पास इसका इनवर्स, रिडबर्ग का इनवर्स जवाब है। तो रिडबर्ग की जो वैल्यू है उसको उलट कर दे, इसमें जवाब आता है सी वाला। कौन सा वाला आता है? सी वाला जवाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, the limiting line of Balmer series lies in, limiting line बाल्मर सीरीज का, the limiting line of Balmer series lies in है, लिमिटिंग बाल्मर सीरीज का लिमिटिंग है, तो ये आपके पास विजिबल है। तो विजिबल कौन सा है? विजिबल आपके पास बी ऑप्शन है। लिमिटिंग लाइन का मतलब है कि जब इन्फिनिटी से आता है बाल्मर सीरीज के पहले शेल में, बाल्मर सीरीज का पहला मतलब सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल को जब आता हो तो वो विजिबल रेडिएशन एमिट करेंगे, या अगर जाता हो तो एब्जॉर्ब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर। बड़ा सिंपल, पहले शेल में है तो लो एनर्जी, अगले में ज्यादा, अगले में और ज्यादा, एंड सो ऑन। तो इसमें कौन सा हाईएस्ट शेल है? थर्ड शेल है, तो इसका सी जवाब है। 52, the maximum value of azimuthal quantum number for given shell, ये देखिए आपके पास n-1 जो फार्मूला है, n-1 ये किसके लिए फार्मूला है? l के लिए। लेकिन आपको ये पता हो ये l का मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं किसी शेल के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, शेल नंबर 3 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यानी l इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शेल 3 में l के वैल्यू लास्ट वैल्यू 2 हो सकती है, यानी मतलब ये है कि l हो सकता है 0, 1, 2, यानी 0 मतलब s ऑर्बिटल, p और d ऑर्बिटल, ये हो सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला जो है ये आपको l का मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। तो यहां जवाब 52 के लिए क्या होना चाहिए? ये है फार्मूला मांगा है, तो ये आपके पास n-1 ये फार्मूला है। ये कौन सा जवाब है? ये जवाब यहां आता है बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 है, when 6d orbital is completed the entering electron goes into, पहली बात तो ये है
6D के लिए n+l वैल्यू निकाल दे तो n कितना है, n वैल्यू 6 है, और d के लिए l के वैल्यू, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, तो ये हो गया 8। अगर ये फेल हो जाए उसके बाद, अब देखते हैं 7p के बाद और 6d के बाद कौन सा। देखिए अगर 7p है ये वाला हो तो देखिए इधर n के वैल्यू 7 और p के लिए 1, तो इससे जवाब क्या आता है 8। लेकिन ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों बराबर हो गए, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये बात तो ठीक है कि इसके कंप्लीट हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन 7p में आएगा। ये वाला ऑप्शन आपके पास ठीक है, ए वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 7 शेल, बड़ा सिंपल 2n², ठीक है। अगर 2n² टोटल नंबर ऑफ क्या पूछते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 7, देखिए ऑर्बिटल पूछता है तो ये ऐसा है। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता है 2n² होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए है, तो 7 के लिए है 7 का स्क्वायर 49, कितना आ रहा है 49, और ये कौन सा जवाब मौजूद है, सी वाला मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑर्बिटल हैव हाईएस्ट एनर्जी, अगेन बिल्कुल सिंपल है, n+l रूल अप्लाई करें तो जो बड़ी वैल्यू है वो जवाब है, वो हाईएस्ट एनर्जी है। और अगर दो के सेम आ रहा है वैल्यू तो फिर इसको देखिए जो n के वैल्यू बड़ी है, तो इसके लिए जवाब है 4p, तो 4p कहां पे आता है, बी वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल फॉर p ऑर्बिटल। तो देखिए आपको पता हो L इज इक्वल टू 1 फॉर p, तो m इज इक्वल टू -1, 0 और +1, ये तीन वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल है p के लिए। लेकिन अगर इससे आगे जाते हैं तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा इनमें से देखिए 1 सही है, -1 सही है, सी ऑप्शन देखो उसमें 2 लिखा है, ये गलत है। तो इसके लिए जो जवाब है वो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन जिसमें 2 लिखा है, वो जवाब ठीक नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन स्टाइकोमेट्री के ज्यादातर थे, उनमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा था, तो थोड़ा सा इसलिए डिस्कशन लॉन्ग हो गया। इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में जो टेस्ट है, अगला टेस्ट जो आ रहा है वो टेस्ट जो है उसमें 3 चैप्टर है, लेकिन ये है कि वो थ्योरेटिकल टाइप के चैप्टर ज़्यादा है, और मसलन केमिकल बॉन्डिंग और इसके अलावा जो है गैसेज और लिक्विड। इंशाल्लाह उस टेस्ट में दोबारा आपसे मिलेंगे, और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहते हैं दे सकते हैं, और जो फिजिकल आ सकते हैं वो भी देख सकते हैं।